नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निरंजन है। स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि रेगुलर छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित वीडियो आपके पास आ रहा है और यह जो है इस सप्ताह का तीसरा वीडियो होगा। ठीक है, आपको पता होगा सप्ताह में 5 दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का मैं वीडियो लेक्चर लेकर आ रहा हूँ, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आज हम छत्तीसगढ़ का स्थानीय राजवंश के बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। और देखिए दोस्तों, यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो आप उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को आप देखोगे और उसके बाद इधर और देखोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा और पिछला नॉलेज को लेकर आप आगे बढ़ते हो तो आपका जो वर्तमान नॉलेज है वो और अच्छा होगा। ठीक है, तो पिछला वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ठीक, क्योंकि आज मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ कहीं ना कहीं पिछला वीडियो से संबंधित ही है। और इसके बाद जो है कल हम जो पढ़ेंगे वो अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का कलचुरी राजवंश के बारे से। ठीक है, वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वाष्टा देवी ने किसके स्मृति स्वरूप लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया? ठीक है, तो देखिए किसके स्मृति स्वरूप जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाती है, तो ध्यान रखेंगे वाष्टा देवी जो है ये हर्षगुप्त की क्या है, पत्नी है। और हर्षगुप्त के मृत्यु के बाद इनकी पत्नी जो है वाष्टा देवी जो है लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाती है और इस मंदिर को पूर्ण करवाने का कार्य जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन के द्वारा किया जाता है। ठीक, तो इतना आप फैक्ट याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित और भी काफी डिटेल्स पिछला वीडियो में मैं दे चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वाष्टा देवी जो है किसकी स्मृति में लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाती है, वो है हर्षगुप्त। आंसर नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। और पूर्ण करवाने का कार्य किसका रहता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का। ठीक, और ध्यान रखेंगे ये जो लक्ष्मण मंदिर है ये लाल ईंटों से निर्मित मंदिर है। ठीक है, और कहाँ है, तो सिरपुर में है। तो इतना फैक्ट आप कम से कम याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रवि कीर्तिकृत ऐहोल प्रशस्ति पत्र में किस सोमवंशी शासक का वर्णन किया गया है? तो देखिए रवि कीर्ति ऐहोल प्रशस्ति पत्र में जो है ना महाशिवगुप्त बालार्जुन का वर्णन किया गया है। यदि हम महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करते हैं तो ये जो है 3 राजाओं के समकालीन थे। तो इनमें से कौन कौन 3 राजा है? पहला तो यही पुलकेशी द्वितीय, दूसरा है हर्षवर्धन और तीसरा जो है विलासुन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कितने राजाओं के समकालीन है, तो 3 राजाओं के समकालीन है पुलकेशी द्वितीय, और इसी पुलकेशी द्वितीय का संबंध जो है ऐहोल प्रशस्ति से है। ठीक है, इन्हीं का काल का है जो कि रवि कीर्ति के द्वारा इसको बनाया गया है, लिखा गया है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा। तो किस सोमवंशी शासक का वर्णन मिलता है, तो महाशिवगुप्त बालार्जुन का वर्णन मिलता है। इसमें एक और हमें जानकारी मिलती है। जानकारी ये है कि सोमवंश को समाप्त करने का जो श्रेय है वो पुलकेशी द्वितीय को जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन से संबंधित सत्य कथन है। देखिए पहला स्टेटमेंट है, इसके समय सिरपुर बौद्ध धर्म का केंद्र था। तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन की यदि हम बात करते हैं तो इसके समय जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण प्राप्त था और सिरपुर जो है बौद्ध धर्म का केंद्र था, जो आज भी है। यह कन्नौज नरेश हर्षवर्धन का समकालीन था। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो है 3 राजाओं के समकालीन था, जिसमें से हर्षवर्धन भी एक है, दूसरा पुलकेशी द्वितीय और तीसरा जो है विलासुन। ठीक, तो ये स्टेटमेंट में सही हो जाएगा। यह धर्म के प्रति सहिष्णु था। तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन जो है सभी धर्मों को समान संरक्षण देते थे और महाशिवगुप्त बालार्जुन की बात करते हैं तो ये शैव धर्म के संस्थापक थे, शैव धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, तो शैव धर्म को मानने वाले थे लेकिन सभी धर्मों को समान संरक्षण प्रदान किए थे। अगला स्टेटमेंट देखिए, इसके राज मुद्रा में नदी जिसे परमेश्वर कहा जाता था अंकित है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। राज मुद्रा में जो है नदी जिसे परमेश्वर कहा जाता था वो भी अंकित है। तो इस तरह से इसके चारों स्टेटमेंट सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। महाशिवगुप्त बालार्जुन का ताम्रपत्र सिरपुर से प्राप्त हुआ है, इनकी संख्या कितनी है? तो देखिए महाशिवगुप्त बालार्जुन का जो है ना 3 स्थानों से जो है ताम्रपत्र प्राप्त होता है। पहला जो है सिरपुर, दूसरा मल्हार और तीसरा जो है गोंदा है। ठीक है, तो ये 3 स्थानों से जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन का ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। लेकिन यदि हम सिरपुर की बात करते हैं तो सिरपुर से जो ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है इसकी कुल संख्या जो है 27। ठीक है, 27 है और इसके अध्ययनकर्ता याद रखिएगा, इसके अध्ययनकर्ता जो है डॉक्टर विष्णु सिंह ठाकुर और
डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। तो ये दो जो है इसके ताम्रपत्र को अध्ययन करने वाले हैं। तो दो अध्ययनकर्ता का नाम याद रखिएगा, डॉक्टर विष्णु श्री ठाकुर और डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27। अगला क्वेश्चन देखिए, कलचुरियों से प्रथम संघर्ष करने वाला वंश कौन सा है? तो कलचुरियों से प्रथम संघर्ष करने वाला वंश जो है बाण वंश है। ध्यान रखेंगे, जो बाण वंश को समाप्त करने का जो श्रेय जाता है वो कलचुरियों को ही जाता है। तो कलचुरी शासक थे प्रारंभ, जो कि त्रिपुरी के थे, जिनका नाम है शंकरगढ़ द्वितीय। शंकरगढ़ द्वितीय, तो शंकरगढ़ द्वितीय, इसे शंकरगढ़ द्वितीय मुक्ततुंग भी बोलते हैं। तो शंकरगढ़ द्वितीय मुक्ततुंग के द्वारा जो है बाणवंशी शासक जो है विक्रमादित्य, ठीक है, याद रखेंगे विक्रमादित्य। तो बाणवंशी शासक विक्रमादित्य को पराजित करता है और साथ ही साथ इस जगह पे जो है पाली के जो बाणवंश है इसको समाप्त करके जो है कलचुरी की सत्ता स्थापना करती है। हालांकि कलचुरी का यह सत्ता स्थापना पूर्ण रूप से नहीं होता है, बाद में जो है कलिंग राज है वो तुम्मान में जो है कलचुरी राजवंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाणवंश। अगला क्वेश्चन देखिए, मल्हार शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो देखिए मल्हार शिलालेख की बात करते हैं तो ये जो है जार्जल्य देव द्वितीय से संबंधित है। जार्जल्य देव द्वितीय किस वंश के शासक हैं? तो कलचुरी वंश के शासक हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और बहुत ही प्रतापी शासक में से एक है। ठीक है, और इन्हीं का जो है सर्वाधिक सोने का सिक्का जो है हमें इस क्षेत्र से प्राप्त होता है, रतनपुर क्षेत्र से। तो देखिए मल्हार शिलालेख जो है जार्जल्य देव द्वितीय से संबंधित है और इस शिलालेख में जो है सोमराज का वर्णन किया गया है। ध्यान रखेंगे, सोमराज का वर्णन किया गया है जो कि मल्हार में पतालेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं। तो ये याद रखिएगा, सोमराज का जिक्र है जिन्होंने मल्हार में पतालेश्वर मंदिर का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सोमराज के द्वारा जो है मल्हार में पतालेश्वर मंदिर का निर्माण का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बारसू शिलालेख किससे संबंधित है? तो देखिए हम बारसू शिलालेख की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगदेव भूषण। ठीक है, तो इसका पूरा नाम जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक है, तो जगदेव भूषण धारावर्ष का जो संबंध है ये बारसू शिलालेख से है। और यदि हम इस शिलालेख की बात करते हैं तो इस शिलालेख में हमें यह जानकारी मिलता है कि जो राजा जगदेव भूषण है, तो ध्यान रखेंगे इस शिलालेख से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो जगदेव भूषण है इसके जो महामंडलेश्वर होते हैं चंद्रादित्य। तो चंद्रादित्य जो है इस क्षेत्र में जो है एक मंदिर का निर्माण करते हैं और दूसरा तालाब। तो जो मंदिर और तालाब का निर्माण करते हैं वो अपने नाम से करते हैं, जिसमें चंद्रादित्येश्वर नामक शिव मंदिर का निर्माण करते हैं और चंद्रादित्य नामक तालाब का निर्माण करते हैं। ध्यान रखेंगे, चंद्रादित्येश्वर मंदिर और चंद्रादित्य तालाब का निर्माण करते हैं। कौन करते हैं? चंद्रादित्य करते हैं। इसका जानकारी हमें कहां से मिलता है? तो बारसू शिलालेख से मिलता है, जो कि जगदेव भूषण के महामंडलेश्वर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही संबंध बनाइए। तो एक तरफ है प्रथम शासक और दूसरी तरफ है शिलालेख। तो देखिए रत्नदेव प्रथम की बात करते हैं तो रत्नदेव प्रथम का जो है रत्नपुर शिलालेख से संबंध है, पृथ्वीदेव द्वितीय का राजीव शिलालेख से, रत्नदेव तृतीय का खड़ो शिलालेख से और ब्रह्मदेव का जो है खल्लारी शिलालेख से संबंध है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3, 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोसगई शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो कोसगई शिलालेख की बात करते हैं तो ये जो है बहरीन शाही से संबंधित है। ध्यान रखेंगे, बहरीन शाही जो है ये कलचुरी शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है कोसगई को बनाया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यदि हम बात करते हैं अभिलेख का तो इसी कोसगई से जो है ना 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, 2 अभिलेख प्राप्त होते हैं और इस अभिलेख की यदि हम बात करते हैं तो इसमें श्रीघन, दंडी, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र और रत्नसेन नामक शासकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें जो है हमें 5 शासकों की जानकारी मिलती है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, श्रीघन, दंडी, मदन ब्रह्मा, रामचंद्र और रत्नसेन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कांकेर शिलालेख की शासक का है? तो देखिए कांकेर शिलालेख की यदि हम बात करते हैं तो कांकेर शिलालेख जो है ये कांकेर के सोमवंश से संबंधित है। ठीक, तो कांकेर के राजा भानुदेव का जो है इसमें वर्णन किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मड़वा महल शिलालेख किस शासक से संबंधित है? तो मड़वा महल इसे हम कई बार पढ़ चुके हैं। तो मड़वा महल शिलालेख जो है ये रामचंद्र देव से संबंधित है। रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में जो है मड़वा महल का निर्माण किया था और इसी जगह पे जो है कवर्धा में मड़वा महल और
छेड़ की महल का भी निर्माण इन्होंने किया है। यदि हम रामचंद्र देव की बात करते हैं तो रामचंद्र देव जो है ये फणी नागवंश के राजा हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दंतेवाड़ा शिलालेख का संबंध किस शासक है? तो यदि हम दंतेवाड़ा शिलालेख की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा शिलालेख जो है अन्नम देव से संबंधित है। चलिए इसके बारे में और देखते हैं। दंतेवाड़ा शिलालेख अन्नम देव से संबंधित है और इनका शासन काल जो है 1324 से 1369 है। ध्यान रखेंगे जो अन्नम देव जो है यही बस्तर के काकती शासक के जो है संस्थापक हैं। ठीक है, तो इन्होंने छिंदक नागवंश को समाप्त करके 1324 में काकती वंश का स्थापना की। यदि हम इसके उपनाम की बात करते हैं तो अन्नम राज जो है इसका उपनाम है, जो कि दंतेवाड़ा शिलालेख से हमें जानकारी मिलती है। इसकी राजधानी मंदोदा बस्तर में। विवाह जो है इन्होंने सोनकुंवर चंदेलिन से किया है। निर्माण कार्य की यदि हम बात करते हैं तो शंखनी डंकनी नदी के संगम पर जो है दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये जो शंखनी डंकनी नदी है तराड़ा ग्राम में पड़ता है। यदि हम इसके साम्राज्य विस्तार की बात करते हैं तो 1324 ईस्वी में बासुर के छिंदक नागवंशी शासक हरिश्चंद्र को पराजित कर सत्ता संभालते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे राजाओं को पराजित करके संपूर्ण बस्तर को अपने आधिपत्य में रख लेते हैं। तो ये है अन्नम देव के बारे से महत्वपूर्ण जानकारी। क्योंकि ये जो है काकती वंश के संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सही संबंध बनाइए। एक तरफ राजवंश है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी। देखिए यदि हम मैकल के पांडु वंश की बात करते हैं तो मैकल के पांडु वंश का जो राजधानी है वो अमरकंटक है। राजसी तुल्य वंश की बात करते हैं तो इसका राजधानी आरंग है। बाण वंश की यदि हम बात करते हैं तो ये पाली इसका राजधानी है। फणी नागवंश जो है गोवर्धन से संबंधित है। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 है ना। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छिंदक नागवंशियों का राजधानी रहा है। ठीक, तो छिंदक नागवंशियों का राजधानी की बात करते हैं तो देखिए इसका जो प्रमुख राजधानी की हम बात करेंगे तो राजधानी जो है एक होता है बारसूर और दूसरा जो है दंतेवाड़ा। ठीक है, तो बारसूर और दंतेवाड़ा जो है ये राजधानी है। ठीक, याद रखेंगे। हालांकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो बात करेंगे तो चक्रकोट और भ्रमरकोट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा चक्रकोट, भ्रमरकोट और बारसूर, तो ये जो है इसका शासन क्षेत्र है। ठीक, याद रखेंगे ये जो है इसका शासन क्षेत्र है। लेकिन राजधानी की बात करते हैं तो बारसूर है और दूसरा दंतेवाड़ा है। यदि हम दंतेवाड़ा की बात करते हैं तो दंतेवाड़ा राजधानी को बनाने वाला जो है ये है कन्हर देव। ठीक है, तो कन्हर देव द्वितीय के द्वारा जो है दंतेवाड़ा को राजधानी बनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है छिंदक नागवंशियों के बारे से। और इसी को समाप्त कर 1324 ईस्वी में जो है काकती वंश जो है स्थापित होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजिम शिलालेख का निर्माण किसने करवाया था? तो राजिम शिलालेख का निर्माण जो है बिलासपुर के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, और इसी राजिम में जो है राजीव लोचन मंदिर का निर्माण इन्होंने ही करवाया था। ठीक है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करने वाले हैं बिलासपुर। ठीक, कमेंट में आप उत्तर दीजिएगा दोस्तों कि ये जो राजीव लोचन मंदिर है किस भगवान से संबंधित है या किस धर्म से संबंधित है। ठीक, इसको आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका है। देखिए छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला शासिका की बात करते हैं तो प्रफुल्ल कुमारी देवी है और ये जो है काकती वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये काकती वंश से संबंधित है। और यदि हम इसके शासनकाल की बात करते हैं तो 1921 से 1936 तक जो है इसका शासनकाल चलता है बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, राज्याभिषेक की बात करते हैं तो 12 वर्ष की आयु में जो है इनका राज्याभिषेक हो जाता है। यदि हम समय की बात करते हैं तो 1922 ईस्वी में जो है इसका राज्याभिषेक हो जाता है। हालांकि 1921 इसका कारण को माना जाता है क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से इसको 1921 में मिल जाता है, लेकिन राज्याभिषेक जो है 1922 ईस्वी में। ठीक, तो छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका है। और इनका जो विवाह की बात करते हैं तो प्रफुल्ल चंद्र धनदेव, याद रखेंगे प्रफुल्ल चंद्र धनदेव से इनका विवाह होता है और इसकी मृत्यु जो है अपेंडिक्स नामक बीमारी से हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रमुख शासिका है जिन्होंने अंग्रेजों के प्रति जो है रोष उत्पन्न की थी और विद्रोह की। चलिए अगला क्वेश्चन, घैटी कौनी प्रथा जो स्त्री विक्रय से संबंधित है इसके शासन काल में प्रचलित था। तो देखिए घैटी कौनी प्रथा की हम बात करते हैं तो ये जो है रुद्र प्रताप देव के काल में प्रचलित था। ठीक है, घैटी कौनी प्रथा जो है ये स्त्री विक्रय से संबंधित है। ठीक, देखिए यदि हम घैटी कौनी प्रथा की बात करते हैं तो समझिएगा स्त्रियों के क्रय विक्रय की विस्तृत प्रथा है
घैटी पौनी का अर्थ होता है कुटुंब की बहाली। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस घैटी पौनी प्रथा में जो है 4 जातियों को शामिल किया गया था, जिसमें सुंडी, कलार, धोबी और कनरा है। तो सुंडी, कलार, धोबी, कनरा इन जातियों की जो महिला है, जो कि विधवा है या परित्यक्त है, तो इन महिलाओं का जो है क्रय विक्रय किया जाता था, जिसका वर्णन जो है एक ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन, इसको भी याद रख लीजिएगा। तो ब्रिटिश अधिकारी चैपमैन की 1998 की रिपोर्ट में हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है घैटी पौनी प्रथा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ब्रिटिश अधिकारी का नाम याद रखिएगा, चैपमैन। ठीक है, दूसरा ये याद रखिएगा कि इसका अर्थ क्या है, कुटुंब की बहाली, और कौन कौन सा जाति के लोग इसमें शामिल थे, तो सुंडी, कलार, धोबी और कनरा। ठीक है, इसके शासन काल का है तो रुद्र प्रताप देव। यदि हम रुद्र प्रताप देव की बात करते हैं तो इसका जो शासन काल है 1891 से 1908 तक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, भैरम देव की मृत्यु के समय दीवान आलमचंद्र थे, तत्पश्चात रामचंद्र राव मिश्र को दीवान बनाया गया। उस समय रुद्र प्रताप देव महज 6 वर्ष के थे। तो देखिए, जब इनका पिता की मृत्यु होती है तब ये जो है 6 वर्ष के होते हैं। चूंकि नाबालिग थे तो इस समय जो है ये शासन नहीं संभाल पाते। ठीक है, तो इसी के लिए जो है अंग्रेज के द्वारा जो है इसके नाम पर जो है शासन चलाया गया था बस्तर क्षेत्र में। 2 अंग्रेज अधिकारी के नाम याद रखिएगा, पहला जो है फैगन और दूसरा जो है गेयर। तो फैगन और गेयर के द्वारा जो है इसके अल्प आयु काल में बस्तर का शासन संभाला गया था, और जब ये बालिग हो गए थे तब जो है शासन इनको सौंप दिया गया था। ठीक है, तो जो फैगन और गेयर है ये बस्तर रियासत में अनिवार्य शिक्षा लागू किए थे। ठीक है, और रुद्र प्रताप देव जो है राजकुमार कॉलेज रायपुर से शिक्षा प्राप्त किए हैं, और इन्होंने 1908 में 23 वर्ष की आयु में सत्ता पुनः प्राप्त करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से शासन चलाते हैं। ठीक, विवाह जो है कुसुमलता देवी और चंद्र कुमारी देवी से इनका होता है। उपाधि याद रखिएगा, सेंट ऑफ जेरूसलम उपाधि। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट ऑफ जेरूसलम उपाधि किस राजा से संबंधित है। इन्होंने जगदलपुर को चौराहों का नगर बनाया था, और इसी के शासन काल में भूमकाल विद्रोह 1910 में होता है, और जिसके नायक जो होते हैं गुंडाधुर होते हैं। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 1921 में हो जाता है, और उत्तराधिकारी प्रफुल्ल कुमारी देवी। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, प्रफुल्ल कुमारी देवी जो है ये छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सारा डिटेल्स मुझे आपको बताना था दोस्तों, इसलिए ये पेज को मैं यहाँ पे सामने रखा हूँ और डिटेल्स आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ताकि मेरे से कोई एक पॉइंट छूट ना जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी किसे कहा जाता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्रोहिणी की हम बात करते हैं तो रानी चोरिस को कहा जाता है। हालांकि रानी चोरिस का नाम नहीं है, रानी चोरिस का अर्थ होता है रानी का कोप। ठीक है, देखिए रानी का नाम है जुगराज कुंवर, और इन्हीं के द्वारा जो है विद्रोह किया जाता है, जिससे जो हम रानी चोरिस के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो रानी चोरिस जो है ये भैरम देव की पत्नी है। हालांकि इनका नाम याद रखिएगा, जुगराज कुंवर। तो भैरम देव जो है इसकी 2 पत्नी होती है। ठीक है, पहला जो पत्नी है जुगराज कुंवर देवी, और दूसरा जो है स्वर्ण कुंवर देवी। तो देखिए 2 पत्नी के होते हुए तीसरी विवाह इन्होंने करने का फैसला लेते हैं, और वो भी ब्रिटिश शासक फ्रेजर के कहने पर। तो फ्रेजर के कहने पर जो है भैरम देव जो है एक मुस्लिम महिला जिनका नाम है नवाबाई, इनसे विवाह करते हैं। ठीक है, अब विवाह करने के बाद जो है दोनों पत्नियां जो है भड़क जाती है, और इसी के परिणाम से जो है विद्रोह करने लगती है, जिसमें प्रमुख रूप से जुगराज कुंवर देवी का योगदान है। तो जुगराज कुंवर देवी जो है नवाबाई से विवाह करने का बहुत पुरजोर तरीके से विरोध करती है, और इसी को कहा जाता है रानी का कोप, यानी कि रानी चोरिस। ठीक है, याद रखेंगे। तो जुगराज कुंवर देवी जो है विरोध करती है, और इस विरोध में पूरे बस्तर की महिलाएं भी शामिल हो जाती है, और इन्होंने इस समय नारा दिया था, भैरम देव या तो नवाबाई को छोड़ो या बस्तर की राजगद्दी को छोड़ दो। और अंततः जो है यह विद्रोह जो है सफल हो जाता है, और भैरम देव जो है मुस्लिम महिला नवाबाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये सफल विद्रोह है। याद रखेंगे, इस विद्रोह के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कि पूछा भी गया है कि रानी चोरिस जो है किससे संबंधित है। ठीक है, पहला चीज ये है किस मुस्लिम महिला से विवाह करने का निर्णय लेते हैं। ठीक है, या किससे विवाह करते हैं, तो नवाबाई से विवाह करते हैं। इनकी 2 पत्नी, जिसमें से प्रमुख है जुगराज कुंवर देवी, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, किस राजा का है, तो भैरम देव का है। ठीक है, इस समय ब्रिटिश शासक कौन थे, तो फ्रेजर थे। ठीक है, याद रखिएगा, इन्हीं के कहने पर जो है विवाह करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस ब्रिटिश अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट घैटी पौनी प्रथा का उल्लेख किया। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों कि घैटी पौनी प्रथा जो है ये कुटुंब की बहाली इसका अर्थ होता है, और 4 जाति के
सुंडा, कलार, पंडरा और धोबी। तो ये 4 जातियों की महिलाओं को जो है क्रय विक्रय किया जाता था यदि वो परित्यक्त या विधवा है। ठीक है, तो इसका रिपोर्ट जो है चैपमैन के रिपोर्ट में हमें देखने को मिलता है, और चैपमैन का रिपोर्ट जो है ये 1898 ईस्वी में आता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्राप्त करता शासक है। देखिए सेंट ऑफ जेरूसलम, अभी मैंने आपको बताया ये जो है रुद्र प्रताप देव के कार्यकाल का है, और इन्हें जो है सेंट ऑफ जेरूसलम की उपाधि प्रदान करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जगदलपुर को चौराहों का शहर बनाने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है। तो ये भी जो है रुद्र प्रताप देव से संबंधित है, और वर्तमान में भी जगदलपुर को चौराहों का शहर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों यहीं तक था हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। और धीरे धीरे दोस्तों अभी जैसे हम छत्तीसगढ़ का इतिहास देख रहे हैं, धीरे से हम छत्तीसगढ़ का भूगोल, ठीक है, कला संस्कृति, जनजाति, तो ये सारी चीजों को भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, संविधान, गणित, कंप्यूटर, ये प्रमुख विषयों को मैं यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूंगा, जो कि मुझसे अच्छे तरीके से बन जाता है। ठीक है, और मेरा कोशिश रहेगा और भी बाकी विषयों को भी आप तक ये करो। तो दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए, मस्त पढ़िए, धन्यवाद।